So in today's lecture, I will be discussing about R, L and C component in a combined circuit and they are connected in series. They will be connected in series. इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं इसी चैप्टर में एक में हमने सिर्फ R कंपोनेंट लिया था, रेजिस्टिव लोड। एक दूसरे सर्किट में हमने इंडक्टिव लोड यानी कि L लोड जिसको हमने कहा था लिया था, और तीसरे में कैपेसिटिव लोड या कैपेसिटिव सर्किट उसको हम कहते हैं वो लिया था। उनको हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूंगा इन तीनों को कंबाइंडली एक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे और तब देखेंगे कि नेट वोल्टेज और नेट करंट कितना होता है। तो ये आज हमारा टास्क है। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि जो आपका रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट के, वोल्टेज के और करंट के बीच में जो फेज होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन जो आपका इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री टू द करंट, और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है बाय 90 डिग्री टू द करंट। यानी कि अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें जो L यानी कि वोल्टेज होगा VL वो करंट से आगे रहेगा, और कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा। ये फेजर डायग्राम पर भी हमने ड्रॉ करके दिखाया था। आज मैं आपका RLC सर्किट जो होता है इसको कंबाइंड कैसे स्टडी किया जाएगा ये आपको दिखाऊंगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों जो है अलग अलग तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन तीनों कंबाइंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। हमारे पास ये एक AC सोर्स है, इसके पास एक हमने रेजिस्टिव लगाया है, रेजिस्टेंस R लगाया है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VR हो सकता है। उसके बाद फिर हमने एक इंडक्टर लगाया है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VL होगा, और फिर एक हमने कैपेसिटर लगाया है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VC होगा। ये हमारा सोर्स इनपुट है, AC इनपुट है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी E0 साइन ओमेगा टी। इसमें तीनों में जो कंबाइंड वोल्टेज होगा उसका मुझे नहीं पता, मान लीजिए दैट विल बी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V0 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये अभी तक हमें नहीं पता है, और इसमें करंट कितना होगा ये भी नहीं पता हमें, लेकिन उसकी जो शेप होगी, उसकी जो फॉर्म होगी करंट की वो कुछ इस तरह की होगी, I0 ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये फाई जो है फेज है, जो कि रजिस्टिव में 0 होता था, L के केस में π/2 होता था, और C के केस में -π/2 या -90 डिग्री होता था। तो हमें यहाँ पर नहीं पता खैर कितना है, इन तीनों को सेपरेटली तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब जरा मैं इनका एक फेजर डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि फेजर डायग्राम इनके दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप अपनी NCERT को देखेंगे, एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, एक दूसरा है फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट। तो फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है हमें, उसमें जल्दी काम बन जाता है। हालांकि एनालिटिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका फेजर डायग्राम के लिए हमने एक्सिस बनाई है, और सपोज करिए यहाँ पर आपका वोल्टेज है अक्रॉस R, तो आपका जो करंट होगा, तीनों का जो कंबाइंड करंट होगा वो R के साथ जाता है, क्योंकि R के केस में फेज डिफरेंस नहीं होता। अगर करंट यहाँ पर है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज VL है वो करंट से लीड करता है, तो इट विल बी लीडिंग बाय द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये आपका VL हो जाएगा, और करंट से 90 डिग्री लैग करता है या करंट लीड करता है फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज। तो आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज होगा करंट उससे आगे होना चाहिए, ये आपका कैपेसिटिंग वोल्टेज है। ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल सपोज इट विल बी ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा जी। तो हम इसको हम करते क्या हैं, अच्छा नहीं सॉरी, ये I है तो ये विल बी ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि I का जो फेज है वो हमें नहीं पता कितना है, तो इसे कैन बी रिटन एज ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, अभी हम VR और I को छोड़ देंगे। अगर आप इस पर फोकस करें VL और VC, आप चूंकि फेजर डायग्राम में ये एज ए वेक्टर ट्रीट किए जाते हैं, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा VC माइनस VL। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो उनको आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको आप ऐड कर देते हैं। ये तरीका होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, उनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का।
तो VC माइनस VL लिख सकते हैं आप। अगर VC अगर ग्रेटर होगा तो VC माइनस VL की जो डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग C हो जाएगी, और अगर आपका VL ग्रेटर होगा VC से तो जो VC माइनस VL है दैट विल बी नेगेटिव। तो वो अभी हमें पता नहीं कि कौन कितना है, तो अभी मैं ये एज्यूम करता हूँ कि VC इज ग्रेटर देन VL, और इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करके आ जाएगा VC माइनस VL। जैसे इस तरह से अगर दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, ये आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी A माइनस B हो जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, तो अब डायरेक्शन कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा A और B में से कौन ज़्यादा है आपका। कोई आदमी कहे कि B माइनस A क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, B माइनस A भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो ग्रेटर होगा उसके डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अभी हमें मैग्नीट्यूड के वैल्यूज़ पता नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बता सकता कि कौन सी वैल्यू किधर जाएगी आपकी। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये दोनों सॉल्व करके आ सकते हैं कि इट विल बी ए माइनस बी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों का रिजल्ट, अगर दोनों वेक्टर इक्वल होते तो जाहिर बात है इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाता। तो दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर जब कहीं पर एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, इस फैक्ट को यूज करके मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो जी ये जो सॉल्व करके आएगा आपका, जिस तरह से a माइनस बी मैंने किया था, तो इट विल बी लाइक, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपका VR था, इसको हमने कुछ कहा नहीं था, यहाँ भी आपका I है, ये आपका ओमेगा t प्लस फाई एंगल था, और इन दोनों को सॉल्व करके जो आया, मान लीजिए वो आया है VC माइनस VL एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द करंट, ये VC माइनस VL हो गया, यानी कि इन दोनों का मसला हल यहाँ पर इस वेक्टर से हो गया। अब दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर आपके जो है यहाँ पर जब इस तरह से लगे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो कहीं इस तरह से बीच में कहीं आएगा। तो मान लीजिए इन दोनों की वजह से VC माइनस VL और VR की वजह का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो V यहाँ पर है, और ये एंगल आपका फाई है, नहीं सॉरी, ये एंगल आपका, चूंकि आपने V का जो एंगल माना है वो ओमेगा t माना है, तो लेट दिस एंगल इज ओमेगा t एंड दिस एंगल इज फाई। ये इस तरह से हो जाएगा। वेक्टर्स में ये रूल भी होता है कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो अगर ये VC माइनस VL है तो इसके पैरेलल जो यहाँ पर वेक्टर आएगा वो भी VC माइनस VL का ही काम करेगा। अगर आप इस पर गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका हो गया, ये जो आपका V है, ये कैपिटल V जो रिजल्टेंट वोल्टेज है सर्किट का, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। VC माइनस VL विल बी द परपेंडिकुलर एंड VR इज द बेस। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं बनाना चाहूँ अलग जगह पर आपको समझाने के लिए, तो बेस पे मुझे VR को लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस पे मुझे V लेना पड़ेगा, और जो परपेंडिकुलर है उसमें मुझे VC माइनस VL, ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल फाई था जो VR के साथ बन रहा है, और ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V है। तो यहाँ से जब आप रिजल्टेंट V की वैल्यू निकालेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बी, इट विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका रहेगा यहाँ से। अच्छा जी, VR की जो वैल्यू होती है वो होती है I इंटू R, इसका स्क्वायर ये हो गया, प्लस VC की वैल्यू होती है IXC। अब चूंकि ये सीरीज में है तो करंट तीनों में सेम रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ भी I लिया है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट I है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट I रहेगा, और L के अक्रॉस भी करंट जो होगा वो I ही रहेगा। ये हो जाएगा IXL, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं XC और XL क्या होते हैं, तो इनका स्क्वायर हो गया आपका। देयरफॉर यू कैन से दैट I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन यू विल गेट R स्क्वायर प्लस, यहाँ से I स्क्वायर बाहर आया तो इट विल बी XC माइनस XL स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। और यू कैन से, और I स्क्वायर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी। Therefore, the net current in this circuit, it will be equal to V upon स्क्वायर रूट ऑफ, आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लेंगे, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL
होल स्क्वायर। ये आपका करंट आ गया। सो द करंट विल बी वोल्टेज अपॉन समथिंग, ये हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये जो भी है वोल्टेज को कोई चीज ऐसी डिवाइड करेगी जिसकी डायमेंशन ओम की होती हो, रेजिस्टेंस की डायमेंशन जिसकी होती हो, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही जो डायमेंशन देता है वो एम्पियर की देता है आपको। तो ये जो भी है ये वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस करता था। अब आप इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो खुद इसका एक एलिमेंट है। ये बेसिकली तीनों का मिला के एक लोड है, और उस लोड का नाम होता है इम्पीडेंस, हम इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये एक नए तरह का रेजिस्टेंस ही है जिसको हम Z से लिखते हैं, एंड इट इज बेसिकली इम्पीडेंस R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। दैट मीन्स नाउ योर करंट कैन बी रिटन एज I विल बी इक्वल टू V अपॉन Z, और Z की वैल्यू आप यहां से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो I के साथ में आपका ये मसला तो हल हो गया कि ये आपको I मिल गया कि I किस तरह से निकल के आएगा कि V अपॉन Z हो जाएगा। अब फाई कैसे निकल के आएगा? फाई की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकल के आएगी जो मैंने यहाँ पर बनाया था, ये ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेस VR है, और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो VA वाला V है, और ये जो VC माइनस VL है ये आपका इनका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ से। तो अगर आप इस ट्राइंगल पे गौर करें, tan phi विल बी इक्वल टू perpendicular upon base which can be written as VC minus VL upon VR, but VC can be written as IXC minus IXL, करंट सेम है चूंकि सीरीज में सर्किट है, बता चुका हूं मैं, into IR, और you can write it as I कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो this implies that tan phi will be equal to XC minus XL डिवाइडेड बाई R। इस तरह से आप यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। वो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या रहेगा, आप XC की वैल्यू भी यहाँ पर रख दीजिए, तो tan phi विल बी इक्वल टू, XC की वैल्यू होती थी 1 अपॉन ओमेगा C, XL की वैल्यू है ओमेगा L एंड डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से आपका फाई हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा L नहीं होगा, ये ओमेगा L ऊपर ही रहता है, माइनस ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन द बिगिनिंग। एक और वैल्यू अभी आप कैलकुलेट करके रखिए, अभी आपको नहीं पता कि उसका क्या यूज है, लेकिन मैं उसका यूज करूंगा। कॉस फाई की वैल्यू और यूज कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, कॉस फाई will be equal to base which is VR upon hypotenuse which is V. So you can say cos phi VR will be equal to, VR की वैल्यू हो जाएगी I into R, और V की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, V की वैल्यू यहाँ से आएगी I into Z, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। I से I कैंसिल हो गया, तो cos phi will be equal to R upon Z। ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर लूँगा एक जगह। बोर्ड हमारा फिल हो गया है तो इसलिए मैं इसको साफ करके फिर यहाँ के आगे की कहानी शुरू करता हूँ। सो करंट आ गया था आपका I इज इक्वल टू V अपॉन Z, और Z की वैल्यू आई थी आपकी R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा XC और XL की वैल्यू लिख के भी लिखा जा सकता है, R स्क्वायर इट विल बी 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर मैंने cos फाई की वैल्यू भी एक जगह निकाली थी, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। चलिए साहब, अब जरा मैं पावर देख लेता हूँ, हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला हुआ करता है, पावर होती है आपकी V इंटू आई। V की वैल्यू हम लिख चुके थे शुरू में ही, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू लिख चुके थे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। V नॉट और I नॉट को बाहर लिख लीजिए, कांस्टेंट है, दोनों पीक वैल्यूज कहलाती हैं, पहले दिन ही बताया है मैंने।
अंदर बचा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ साइन ए प्लस बी. So you can write it as sin A cos B plus cos A sin B. So you will write it as sin A cos B plus cos A sin B. You can write it like this. So if you multiply sin omega t inside, what will you end up? It will be sin square omega t cos phi प्लस इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई. ये आपकी वैल्यू आ गई है पावर की. थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप इसका एवरेज ले लीजिए ज़रा. तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी इट विल बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट. दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का एवरेज नहीं लिया जाता, या लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरेज सिर्फ और सिर्फ उसका लिया जाएगा इसमें जो वेरिएबल हो, और वेरिएबल वो होगा जो टाइम के साथ वेरी करता हो. यहाँ पर टाइम के साथ वेरी ये ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेगा और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी करेगा. यहाँ पर आप ये काम ये भी कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि फिर ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए. तो हम इसको साइन 2a लिख देंगे कंबाइंड फॉर्म में. तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई. टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसका एवरेज नहीं लिया जाएगा. 2 तो ऊपर यूज हो गया फॉर्मूले में, तो 1/2 बचा है यहाँ पर 1/2, और 2 साइन ए कॉस ए. साइन 2a मैंने बताया है, तो साइन 2a ए की जगह ओमेगा टी है और इसकी एवरेज वैल्यू ली जाएगी इंटू साइन फाई. आपका टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो इसकी भी एवरेज वैल्यू नहीं ली जाएगी आपकी. साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताई थी कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, अगर स्क्वायर में है तो एवरेज वैल्यू हाफ, और अगर स्क्वायर नहीं है, एंगल कुछ भी हो, आपका जो एवरेज वैल्यू होगी दैट विल बी 0. तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी हाफ. यू विल राइट इट एज वी नॉट आई नॉट हाफ कॉस फाई प्लस. अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं है, एंगल कुछ भी हो, मैंने भी बताया एवरेज वैल्यू 0 होगी. 0 मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 कर देगा ये. तो ये आपका आ गया. अच्छा, एवरेज वैल्यू ऑफ पी को एक लिखने का तरीका ये बार लगा देते हैं. तो पी बार विल बी इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई. दिस इज द एवरेज पावर फ्लोइंग इन द RLC सर्किट. अब हम इसको क्या करेंगे, आप जरा इसको ये करिए, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलिए इसका. आप इसको लिखिए वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई. अब आपको याद होगा, इसीलिए हमने पहले ही सारी चीजें आपको बता के रखी हैं. वी नॉट अपॉन √2 इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आई नॉट अपॉन √2 इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट. तो आप इसको लिख सकते हैं एवरेज पावर विल बी इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस फाई. अब आप जरा इस एक्सप्रेशन पे गौर करिए थोड़ी देर के लिए. अगर आपका कहीं पर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, देन cos 90 विल बी 0, होल पावर विल बी 0, जो कि होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में. फाई जो है π/2 और -π/2 होता है, उनके लिए पावर 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि पावर even V or I is high, your factor which is going to decide how much power is flowing or delivered in the AC circuit or RLC circuit, it is going to be decided by the factor of cos. Cos phi is going to decide how much power is going to flow. यही डिसाइड करेगा ना. और cos phi की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है, और cos phi की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 है. +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती. तो cos phi की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 हो सकती है, और cos phi को मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज नेसेसरी योर z शुड बी मिनिमाइज. जितना z कम होगा उतना ही cos phi ज्यादा होगा.
और z को मिनिमाइज करने का तरीका सिर्फ आपको एक समझ में आता है, z को जब आप मिनिमाइज करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करेंगे। इसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं कि आप हटा देंगे, अगर हटा देंगे तो फिर ये सारी डिस्कशन ही बेकार है, फिर तो वहाँ पर RLC सर्किट ही नहीं बचा। तो इसको तो जरा एक तरफ को रखिए। हाँ, ये किया जा सकता है कि somehow you adjust the values of C and L like that your XC is become equal to XL. That is the impedance across capacitance will become impedance across inductance. अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इट विल बी 0, तो सिर्फ R बचेगा, दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Z, दैट विल बी द मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ Z, सॉरी हाईएस्ट कहने के लिए, इट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द Z. और that condition is particularly has a name in electronics, and that condition is basically known as the resonance condition. Resonance condition. Resonance condition मतलब होता है जब आपका XC is become equal to XL. और ये कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में कि किस फ्रीक्वेंसी पे जाके रेजोनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आपने L और C की वैल्यू सेट कर दी किसी पर्टिकुलर ओमेगा के लिए, भाई ओमेगा भी तो वेरी कर सकता है ना, फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज हो सकती है। तो L और C की वैल्यू आपको सेट करनी है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो जो फिनोमेना वहां से जन्म लेगा, दैट विल बी द रेजोनेंस, एंड दैट एट द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच यू आर गेटिंग द रेजोनेंस, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा इस कंडीशन से। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आप XC की वैल्यू रख लीजिए 1/ωc और XL की वैल्यू रख लीजिए ωL। ओमेगा को उधर ले आइए, L को उधर ले आइए, तो इट विल बी LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, √LC। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन द RLC सर्किट और LCR सर्किट। अगर आप गौर करें इस पे, अगर आप C को चेंज करेंगे तो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, अगर आप L को चेंज करेंगे तो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जहां पर रेजोनेंस होना था उसके बाद कहीं चला गया। अगर आपने को याद हो, पुराने ज़माने में रेडियो हुआ करती थी और उनका एक ट्यूनर होता था जिससे आप चैनल को स्विच करते थे कि अब यहाँ पर एक FM चैनल आ रहा है, यहाँ पर दूसरा FM चैनल आ रहा है, यहाँ पर तीसरा FM चैनल आ रहा है। तो आप जब उसको ट्यून करते थे तो बेसिकली आप बदलते क्या थे? उसके ट्यून करने से होता क्या था अंदर? उसके ट्यून करने से C बदलता था, कैपेसिटर, और जब आप C बदलेंगे तो ओमेगा बदल जाएगा। और आप उसको इस तरह से बदलें कि आपका ओमेगा उस FM चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, और जहां भी वो मैच करेगा वहां पर आपका चैनल की आवाज आने लगती है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक उसमें होता था। खैर, जब आपका रेजोनेंस हो जाएगा उस केस में आपका Z विल बी इक्वल टू R हो जाएगा, और जब Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 1 कैन बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ cos, इन दैट केस योर पावर विल बी मैक्सिमम। एट दिस कंडीशन योर Z विल बी इक्वल टू R। This implies that cos phi will be equal to 1, and this implies that phi की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी, क्योंकि cos phi की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 डिग्री। तो उस केस में जो आपकी पावर होगी, एवरेज पावर मैक्सिमम फ्लो होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू VRMS into IRMS। ऐसा ही नहीं होगा कि सिर्फ पावर मैक्सिमम होगी या cos phi मैक्सिमम होगा, आपका करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर Z मिनिमम होगा तो करंट भी तो हाईएस्ट हो जाएगा ना। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आपका करंट भी जो फ्लो होता है किसी सर्किट में, एट दैट फ्रीक्वेंसी जिस पर आपका रेजोनेंस अगर होगा वहां पर जाके करंट एकदम ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो देखिए, अगर आप करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करना चाहते हैं तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको स्पेसिफिक करने के लिए ओमेगा नॉट कह दी ताकि याद रहे कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाके आपका इंपिडेंस कम हो गया, पावर मैक्सिमम हो गई, करंट भी मैक्सिमम हो गया। तो अगर मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ पर आती है, क्योंकि इस एक्सिस पे आपका ओमेगा है तो कहीं बीच में ओमेगा नॉट आता है, तो उस ओमेगा नॉट के लिए जो पहले करंट कम था वो एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, इस तरह से हो जाएगा। और उस केस में I इक्वल टू हो जाता है आपका V/Z और Z हो जाता है R। तो बिल्कुल ये सर्किट ऐसे ही बिहेव करता है जैसे रेजिस्टेंस वाला कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस का नहीं है। अगर रेजिस्टेंस का होगा तो ये सारी कंडीशन ही नहीं आ पाएंगी। LCR सर्किट है बट इम्पिडेंस इज बिकम इक्वल टू R, लेकिन इस R का इस ओमेगा नॉट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओमेगा पे अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को, अगर आप R की वैल्यू को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पीक यहीं पर रहेगी हमेशा, लेकिन अगर R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम पीक आ रही थी थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये R की वैल्यू आपकी 100 ओम के लिए है और आपने R को जो है
या आप इसको कहिए 10 ओम के लिए अगर आपने आर को बढ़ाकर 50 ओम या 20 ओम कर दिया तो ओमेगा नोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा नोट डिपेंड करता ही नहीं है आर पे। आर पे डिपेंड कौन करता है? करंट का मैग्नीट्यूड। तो जो आपका करंट का मैग्नीट्यूड है आर के बढ़ने पर कम हो जाएगा, तो पीक यहीं पर रहेगी आपकी, लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये आर इक्वल टू आप कह सकते हैं कि मान लीजिए से 20 ओम के लिए इस तरह से हो जाएगा, तो पीक का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड अगर आप एल और सी को चेंज करेंगे तो ये पीक आगे या पीछे शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड वी और आर पे डिपेंड करता है, एल और सी पे डिपेंड नहीं करता। तो दो फैक्टर बिल्कुल अलग अलग याद रखिए। आर ये डिसाइड करेगा कि पीक कितनी ऊंची होगी, और एल और सी ये डिसाइड करेगा कि पीक होगी किस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो इसकी पीक वैल्यूज हो गई। अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू लें करंट की, आई आरएमएस होता है 1/√2 आई आरएमएस वैल्यू अगर मैं इसकी लूं तो ये होता है पीक वैल्यू का 1/√2 का मतलब होता है 0.707 आई नॉट, यानी कि 70% तक, 71% अप्रोक्सीमेटली। तो ये 0 है, ये 100% है, ये आपका पीक है आई नॉट 100%। तो 70% कहीं यहाँ पर आए, और आप यहाँ से 0 से गए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे आ गए, फिर आप 100 से नीचे आ रहे हो 90, 80, 70, एक 70 यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली आरएमएस वैल्यूज दो फ्रीक्वेंसीज के लिए आएगा, एक इस फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, मान लीजिए ओमेगा 1 है, और एक इस फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, मान लीजिए ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे आपका जो करंट होगा वो आरएमएस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि आपकी जो पीक है उसकी विड्थ कितनी है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बैंड विड्थ। आपका ये एक बैंड बना ना, इसकी जो विड्थ है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से निकल के आती है, और उसको उस बैंड विड्थ की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू, उसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। भाई ये तो आपकी बैंडविड्थ हो गई, बैंडविड्थ हो गई आपकी डेल्टा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द बैंडविड्थ। मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज है, ये 15 मेगाहर्ट्ज है, तो 15 माइनस 10 मेगाहर्ट्ज विल बी द बैंडविड्थ। और एक चीज हुआ करती है क्वालिटी फैक्टर, जो इसकी शार्पनेस बताता है। देखिए ये पीक शार्प नहीं है, ये पीक ज्यादा शार्प है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया, क्वालिटी फैक्टर, या क्यू वैल्यू कहते हैं इसको, क्यू वैल्यू हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिनोट क्यू से किया जाता है, या क्वालिटी का क्यू मान लीजिए आप, एंड इट इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। और इसकी बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन है आपकी बुक में, और कैलकुलेशन ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर और 1/r रूट एल अपॉन सी। तो क्वालिटी फैक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रेजोनेंस एंड द पावर इन